Assalamualaikum. Today our topic is life cycle of bacteriophage. आज हमने बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है। फेज वायरस को कहते हैं जो कि बैक्टीरिया किलर होता है, बैक्टीरिया को निगल जाता है, बैक्टीरिया ईटर को कहते हैं। तो आज हम उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि जो अर्ली रिसर्चेस की गई थी वायरस पे, वो टी फेज वायरस पे की गई थी। टी फेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप जो है वो टी की तरह की होती है। और ये अटैक कौन से बैक्टीरिया पे करता है? एशेरिकिया कोलाई पे करता है। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। हमने पढ़ा था कि इसका एक प्रोटीन कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये बाहर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये कैप्सिड है। और इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है वो न्यूक्लिक एसिड, वो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। ये कॉलर है और ये इसकी शीट है। और ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं 6 इसकी लेग्स हैं, या उसको हम टेल फाइबर्स पे कहते हैं। और ये लास्ट में इसकी बेस प्लेट दिखाई गई है। अब हम इसके साइकिल की तरफ चलते हैं। आपने इसकी साइकिल की जो फेजेस हैं वो याद रखने हैं। इसके 4 से 5 फेजेस हैं। नंबर 1 लैंडिंग, नंबर 2 अटैचमेंट, नंबर 3 पेनिट्रेशन, और इन्होंने चौथा के साथ दिखाया हुआ है। पेनिट्रेशन के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में जो है वो वहाँ से रिलीज आएगा कि ये रिलीज हो जाते हैं। सबसे पहले हम लैंडिंग के बारे में पढ़ें। लैंडिंग का मतलब ये है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया की सरफेस पे आके लैंड करेगा या अटैच करेगा अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अमंग टी फेजेस द T2 and T4 phases are mainly used in phage studies। कि अगर हम वायरस की स्टडी करना चाहें तो उसमें बेस्ट जो वायरस जिनकी स्टडी की गई है वो T2 और T4 फेजेस हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 स्टडीड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिजेंबल्स दैट ऑफ टेडपोल। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करें वायरस को तो हमें पता चलता है कि उसकी शेप कैसी है, टेडपोल है। कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल, कि वो हेड और टेल पे कंसिस्ट होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा दी गई है। हेड इज एन इलोंगेटेड पिरामिडल हैविंग 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स विद कॉमन बेस। क्या बताया गया है कि जो हेड है वो पिरामिड्स की शेप पे होता है। 2 पिरामिड्स, ये देखिए आपको नजर आ रहा है। एक ये बाहर वाली पिरामिड है और एक ये अंदर भी आपको पिरामिड नजर आ रही है। तो 2 पिरामिड्स पे ये कंसिस्ट होता है। प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर है टू विच स्ट्रेट टेल इज अटैच। और दिस प्रिज्म शेप हेड के ऊपर साथ जो है वो टेल अटैच होती है। विद इन द हेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फेज टेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड। अब क्या बता रहे हैं कि इस फेज की 2 पार्ट्स है ना, एक हेड है और एक टेल है। हेड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी टेल होती है, उसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। A layer of distinct protein form the inner tube or core which is enclosed in sheath। क्या टेल के बारे में बता रहे हैं कि एक खास किस्म की प्रोटीन जो है वो इनर ट्यूब बनाती है प्लेट की, और इस इनर ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। which is enclosed in sheath, और ये कोर शीथ के अंदर इंक्लोज होती है। और ये शीथ क्या है? ये भी एक और तरह की प्रोटीन से मिलकर बनती है। ऑन वन साइड ऑफ द शीथ इज कॉलर एंड द अदर साइड इज एंड प्लेट। क्या बता रहे हैं कि शीथ की एक साइड पे कॉलर है। यहाँ डायग्राम से आपको पता चलेगा कि ये देखें, ये है ना पूरी शीथ। तो एक शीथ के एक साइड पे क्या है? ये कॉलर है, और शीथ की दूसरी साइड पे क्या है? ये बेस प्लेट, या इसको हम एंड प्लेट भी कहते हैं, ये मौजूद है। अब बता रहे हैं कि टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स, की इस एंड प्लेट पे 6 टेल फाइबर्स भी अटैच होते हैं। विच आर द स्ट्रक्चर्स फॉर अटैचमेंट। अब ये आपने याद रखना है कि ये जो टेल फाइबर्स हैं इनका फंक्शन क्या है? ये सोर्स ऑफ अटैचमेंट है, कि इसने अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट करने के लिए इन फाइबर्स को यूज करना होता है। द वॉल्यूम ऑफ द फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट। कि अगर मतलब ये है कि अगर होस्ट का साइज जो है वो 1000 टाइम्स है, तो बड़ा है, तो उसका एक पार्ट जो है वो वायरस के इक्वल होगा। यानी उसका समझ के सिंपली हम कह सकते हैं कि अपने होस्ट से ये 1000 गुना छोटा होता है। अब आगे हम इसकी साइकिल की तरफ चलते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर बताया गया है, यहाँ पर अब इसका यहाँ से
साइकिल थ्रू हो रहा है। द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वायरस हमेशा लिविंग सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, तो रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पहली बात वही बताई गई है। फर्स्ट स्टेप जो है इन द रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियोफेज इज इट्स अटैचमेंट। इस अटैचमेंट को हम एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। आप हेडिंग बनाते जाएंगे जैसे जैसे इन्होंने बनाई हुई है। पहला स्टेप क्या है, अटैचमेंट है या एड्सॉर्प्शन है। और अटैचमेंट का मतलब ये है कि बैक्टीरियोफेज अपनी टेल फाइबर्स के साथ बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये भी याद रखना है कि ये एड्सॉर्प्शन या जो अटैचमेंट होती है वो कैसे होती है कि ये अगर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ खास रिसेप्टर साइट्स होती हैं जिसके ऊपर ये वायरस अपने टेल फाइबर्स को अटैच कर लेता है। यानी कुछ ऐसी साइट्स होती हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पे जिसके ऊपर ये अपने आप को अटैच कर सकता है। तो वहाँ पर फिक्स पॉइंट्स पर यह जाके अटैच होगा। ये देखें आगे बताया हुआ है, एट रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, कि उसकी सेल वॉल के ऊपर, बैक्टीरियम की सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर पॉइंट्स होती हैं जहाँ पर ये जाके अटैच हो जाएगा। ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन वायरियन एंड रिसेप्टर साइट टेक्स प्लेस। क्या बता रहे हैं कि इस अटैचमेंट के दौरान जो केमिकल यूनियन है वो बनती है, यानी केमिकल बॉन्डिंग होती है, वीक किस्म की बॉन्डिंग होती है किसके दरमियान, एक तो वायरियन यानी वायरस के दरमियान और बैक्टीरिया की जो रिसेप्टर साइट्स हैं उनके दरमियान। नेक्स्ट स्टेप है पेनिट्रेशन का। इन द नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन द टेल रिलीजेस द एंजाइम, कि दूसरा स्टेप जिसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि टेल अपने एंजाइम को रिलीज करती है। उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आपने याद रखना है कि वो कौन सा एंजाइम है जो रिलीज करती है टेल, वो है लाइसोजाइम टू डिसॉल्व अ पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। आपने अब क्या समझ आइए आप कि जब ये अटैचमेंट हो गई वायरस की बैक्टीरिया की सेल में वॉल से, तो अब ये जो इसकी शीट थी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक एंजाइम रिलीज करेगी सेल वॉल के ऊपर उस रिसेप्टर साइट पे लाइसोजाइम। जो ये लाइसोजाइम क्या करेगा, वहां से उस सेल वॉल को तोड़ देगा। The tail sheath contracts and tail core is forced into the cell through cell wall and cell membrane। क्या बताया जा रहा है कि जो सेल इसकी जो टेल शीट थी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, छोटी हो जाएगी और टेल कोर फोर्स करती है, धकेली जाती है सेल के अंदर सेल वॉल के जरिए से या फिर सेल मेम्ब्रेन के जरिए से। वायरस इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। अब यहाँ पर क्या करेगा, वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जब वायरस जब अटैक करता है बैक्टीरिया पर तो खुद पूरा अंदर नहीं जाता बल्कि सिर्फ अपना डीएनए अंदर भेज देता है, जबकि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का जो ये कोट है, हेड है, वो बाहर ही रहता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है सेल के अंदर जस्ट एज अ सिरिंज। किसकी तौर पे, जैसे हम इंजेक्शन लगाते हुए कोई सिरिंज अंदर लगाते हैं, इसी तरह ये एक सिरिंज के तौर पे डीएनए को अपने अंदर सेल के अंदर भेज देता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। उसके बाद है प्रोटीन कोट विच फॉर्म्स द पेज हेड एंड टेल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस रिमेन्स आउटसाइड द सेल। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि सिर्फ डीएनए अंदर जाता है जबकि पूरा प्रोटीन कोट जो और टेल स्ट्रक्चर है वायरस की वो बाहर रहती है। Many animal viruses however enter the host cell as a whole। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो दूसरे एनिमल वायरसेस हैं वो होल जो वायरस है वो एंटर हो सकता है एनिमल सेल के। आगे क्या बताया गया है, immediately after entering the host cell the viral nucleic acid takes the control of the host biosynthetic machinery। ठीक है, अब क्या बताया गया है कि जैसे ही डीएनए एंटर होगा वायरस का होस्ट सेल के अंदर, वो क्या करेगा, उसकी जो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा एंड यानी कब्जा कर लेगा एंड इंड्यूसेस द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज नेसेसरी वायरल कंपोनेंट्स। और फिर कमांड करता है, आपको पता है ना कि मेन चीज़ तो डीएनए है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया सेल में चला जाएगा तो वो अपनी मर्जी की कमांड करेगा और उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हुए, यानी अब उसके राइबोसोम्स उसकी डीएनए को देखते हुए वायरस के क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, उसकी प्रोटीन बनाएंगे, यानी उसकी तमाम सिंथेसिस करेंगे एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। और यहाँ पे फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं।
यहाँ पर आप हेडिंग कौन से की देंगे, स्टेज की, मल्टीप्लिकेशन की देंगे। इस फेज में मल्टीप्लिकेशन होती है। About 25 minutes after initial infection, approximately 200 new bacteriophages are formed। के 25 मिनट का जो इनिशियल इन्फेक्शन है उस दौरान इतने नए बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं 200। अब जब इतनी सारी तादाद में बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे तो वो बैक्टीरिया की सेल को बस्ट कर देंगे और इट अंडरगोज लाइसिस। तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, हेडिंग देंगे लाइसिस की, कि यहाँ पर सेल टूट रहा है। लाइसिस का मतलब है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो इस फेज के अंदर बैक्टीरियल सेल टूट जाएगा और वहां से न्यूली फॉर्म्ड फेजेस रिलीज हो जाएंगे टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, यानी एक और बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए ये तैयार है। एंड अनदर साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इस साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। The lytic cycle begins. The phase which causes lysis of the host cell is known as lytic or virulent phase। आपने याद रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज का साइकिल है वो दो साइकिल पे कंसिस्ट होता है। एक है लाइटिक साइकिल जिसके अंदर वो सेल बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर देता है या तोड़ देता है, और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। अभी हमने लाइटिक साइकिल के बारे में पढ़ा है और यहाँ पे आपने ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। लाइटिक या वायरुलेंट फेज की क्या डेफिनेशन है, द फेज विच काजेस लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल, कि वो फेज, वो वायरस जो कि होस्ट सेल को तोड़ देता है, लाइसिस कर देता है उसकी, उसको हम लाइटिक वायरस कहते हैं या वायरुलेंट फेज कहते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने बैक्टीरिया का पहला साइकिल पढ़ा है, लाइटिक साइकिल पढ़ा है, और उसके सारे हमने फेजेस पढ़े हैं। नंबर 1 अटैचमेंट, नंबर या इसको हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। नंबर 2 पेनिट्रेशन, जिसमें वो अपना डीएनए पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, और फिर उसके बाद डीएनए इंजेक्शन, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट है लाइसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट साइकिल यानी लाइसोजेनी पढ़ेंगे। लाइसोजेनी क्या होता है और उसमें वायरस क्या करता है, कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये उसमें हम पढ़ेंगे।